हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। और इस स्कूल को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसके अंदर कौन कौन से जूरिस्ट थे। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ये बात करता है कि ये निकल के आया है इन सारे जूरिस्ट की थ्योरीज से ही। तो ये स्कूल मेनली किस चीज़ पे कंसर्न होता है? ये कंसर्न होता है रिलेशनशिप ऑफ लॉ विद अदर कंटेम्प्रेरी सोशल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि अभी तक जितना भी हम लोग ने डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ा, उसमें कहीं ना कहीं लॉ की रेलेवेंस जो थी वो बिल्कुल सेपरेट कर दी गई थी कि लॉ एक सेपरेट एंटिटी है, उसकी कोई भी रेलेवेंस नहीं होती है किसी और सोशल इंस्टीट्यूशन से। कि फंक्शनल रिलेशनशिप है किसका? लॉ और सोसाइटी का। दैट इज़ द बेसिक थिंग जो इसमें बात करता है कि ये क्या सर्व करता है, सोशल पर्पस सर्व करना ही जो है बेसिक गोल है एक लॉ का। ये बोलता है आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इस पूरी के पूरे स्कूल में इस पर्टिकुलर लाइन पे ही पूरा स्कूल बेस्ड है। तो आपको ये बार बार सुनने को मिलेगा लॉ और सोसाइटी का इंटरैक्शन, लॉ और सोसाइटी का इंटरैक्शन। तो ऑन एंड ऑल अगर हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, सिंपल सी चीज बोलता है कि लॉ का सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप होता है। दैट्स इट। लॉ फंक्शंस इन सोसाइटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किस पे स्ट्रेस ले डाउन करता है कि लॉ कैसे फंक्शन करती है सोसाइटी में। तो अब हमारी दो चीज़ें निकल के आई सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, लॉ और सोसाइटी का इंटरैक्शन, साथ में लॉ कैसे फंक्शन कर रही है उस सोसाइटी के इन्वायरमेंट में, वो सब कुछ आता है हमारे सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में। ना अगर अब हम बात करें फीचर्स के बारे में सोशियोलॉजिकल स्कूल के, तो सबसे पहले दो फीचर्स आपको समझ में आ गए। फंक्शनल एस्पेक्ट होना चाहिए लॉ का, कैसे वो फंक्शन कर रही है सोसाइटी के अंदर, और दूसरा लॉ और सोसाइटी की इंटरैक्शन। तीसरी चीज़ है कि लॉ इस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए जो कि इस पर्टिकुलर टाइम पर सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करें। ठीक है ना? डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। इस तरीके से लॉ को डिज़ाइन किया जाना चाहिए। और जो एनालिटिकल स्कूल में जो ये सारा चीज़ें सोवरेनिटी और मतलब जिसमें हमने सुप्रीम बात करी थी टू दी गवर्नमेंट को, उसको इस पर्टिकुलर स्कूल ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया कि द सोवरेन इज़ नॉट सुप्रीम अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल। और अगर आपने एनालिटिकल स्कूल की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, तभी इस वीडियो को आप समझ पाएंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में सारा चीज़ें चलती हैं। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोली कि सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस की एक मल्टी फेस्ड अप्रोच है। इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल होगा उसके खुद अपने कुछ राइट्स होंगे, जो आपका सोसाइटी है उसके कुछ राइट्स होंगे। तो जब जहाँ पर इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है, वहाँ पर जो हार्मनी मेंटेन होती है, उनको बैलेंस करने का तरीका होता है, वो चीज़ जो है उसके बारे में बात की गई है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में। अब सबसे पहले इसमें हम मॉन्टेस्क्यू के बारे में बात करते हैं। देखो मॉन्टेस्क्यू जो है ना, उसको हमने हिस्टोरिकल स्कूल में पढ़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं मॉन्टेस्क्यू के कुछ ऐसे व्यू पॉइंट थे जिसकी वजह से सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हम मॉन्टेस्क्यू को फोर रनर भी बोलते हैं। कि इन्होंने सबसे पहली चीज़ क्या बोली थी कि जो लॉ बनती है ना, वो कैसे बनती है सोसाइटी के सराउंडिंग्स, ज्योग्राफिकल लोकेशंस, क्लाइमेट के हिसाब से। मतलब हर एक कंट्री में अपने हिसाब से रूल्स फॉलो होते हैं, उसके हिसाब से ही उनकी लॉज बनती है, उनके कस्टम्स के हिसाब से उनकी लॉज बनती है। ये मॉन्टेस्क्यू ने कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जो इनकी बुक थी स्पिरिट ऑफ लॉ, वहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बताया कि इंडिविजुअल से ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी जानी चाहिए? सोसाइटी को दी जानी चाहिए। इसी वजह से मॉन्टेस्क्यू का इस व्यू पॉइंट को उठाते हुए हमने इनको फोर रनर कहा ऑफ द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ऑगस्ट कॉम्टे, इन्होंने एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ कही। इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इन्होंने इस टर्म को बहुत अच्छे से समझाया। इसको इन्होंने कहा सोशल पॉजिटिविज्म। साइंटिफिक मेथड से मतलब स्टडी करने की कोशिश करी लॉ को। पहले से जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, मतलब जो भी सिचुएशन है उसको देखकर उसके एक्सपेरिमेंट्स उस पर परफॉर्म किए जाते हैं, फिर कुछ आउटकम्स आते हैं, उन्हीं आउटकम्स को क्या है इम्प्लीमेंट कराया जाता है। यही चीज़ ऑगस्ट कॉम्टे ने अपनी थ्योरी में कही। साइंटिफिक पॉजिटिविज्म का क्या मतलब था? साइंटिफिक पॉजिटिविज्म का ये मतलब था कि जब कोई ऑर्गेनिज्म होता है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करता है, वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है, कुछ उसको गाइडेंस मिलती है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर पा रहा है। तो वो जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है वो कहाँ से निकल के आते हैं? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से। कि इन्वेंशन ऑफ फायर
है ना, आग का जो था। तो वो क्या था, किसी लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से वो फायर जो है वो निकल के आई। अब लोगों को पता लगा कि ये तरीका है फायर जलाने का, ठीक है। तो वो कैसे पता चला, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, यही चीज़ हुई। तो ये भी यही चीज़ कह रहे हैं कि साइंटिफिक पॉजिटिविज्म का मतलब ये है कि जब लॉ के बारे में हम इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ बात करते हैं तो वो क्या है, वो कहाँ से निकल के आते हैं, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल से निकल के आती है। और वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स कहाँ से निकल के आते हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से निकल कर आते हैं। उन्होंने बहुत सिंपल सी चीज़ कही कि इंसान जो है ना वो कभी अकेला नहीं रह सकता, उसको सोसाइटी चाहिए ही सर्वाइव करने के लिए, है ना। उसको कहीं ना कहीं एक सोशल लाइफ की ज़रूरत है। तो जो लॉज है ना वो यही काम करती हैं कि सोशल रिलेशनशिप को रेगुलेट करने का काम करती है, कि लॉ का जो फोकस है ना वो इंडिविजुअल नहीं, वो सोसाइटी है। हर्बर्ट स्पेंसर का बेसिकली सिंपल सा ये मानना है, लॉ बेसिक कहाँ पर रिवॉल्व अराउंड करती है। ये कह रहा है कि लॉ जो है ना वो रिवॉल्व अराउंड करती है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट और सोसाइटी के इंटरेस्ट के बीच में जब कभी कॉन्फ्लिक्ट आता है ना तो वहाँ पर कौन सी चीज़ काम आती है, वो लॉ काम आती है। ये चीज़ आपकी हर्बर्ट स्पेंसर ने कही। अब हम आ जाते हैं रुडोल्फ वॉन आयरिंग के ऊपर। अब आयरिंग ने अपनी एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था लॉ एज मीन टू एन एंड। उनके हिसाब से जो चीज मैटर करती है वो है आपकी सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। तो लॉ का असली मतलब क्या है, लॉ का बेसिक मीन ये है कि वो क्या प्रोवाइड करे, सोशल जस्टिस। लॉ इज टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस। लॉ शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सोशल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। लॉ का बेसिक पर्पस ही ये है कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। उन्होंने ऑस्टिन की थ्योरी को रिजेक्ट किया जिसमें हमने पढ़ा था सोवरेनिटी होनी चाहिए, सैंक्शन होना चाहिए, कमांड होनी चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए। वो सब चीज़ें रिजेक्ट करते हुए सिंपल सी बात बोली कि यहाँ पर सोवरेनिटी नहीं है, लोग आपस में एक सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी के अंदर वो कुछ सर्टन रूल्स को फॉलो करते हैं, राइट। अब जब वो सर्टन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर उनके कंटेक्स्ट में लॉ नहीं बनाई जाएगी जो वो रूल फॉलो करते हैं, तो वो लॉ जो है वो एक डेड लॉ बनकर रह जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये जो रुडोल्फ वॉन आयरिंग थे ये लिविंग लॉ के सपोर्टर थे। अब आपको समझ आएगा लिविंग लॉ का मतलब क्या होता है, कि जो लॉ लोग मानते हैं वो लिविंग लॉ होती है। जो भी आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम डाउरी की ही लॉ लेकर चलते हैं, डाउरी से रिलेटेड लॉ तो बनी हुई है लेकिन फिर भी दहेज लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, वो म्यूचुअल कंसेंट से अपने दहेज को लेते हैं और देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो डाउरी की जो लॉ है वो क्या हो गई, वो एक डेड लॉ बन गई है, वो सोसाइटी के नीड के हिसाब से लॉ नहीं बनाई गई है। तो इसी वजह से इसका हम जो रुडोल्फ वॉन आयरिंग है इन्होंने लिविंग लॉ के बारे में बात करी कि लॉ आप उस तरीके से बनाओ जो लोगों की करंट सिचुएशन को देखते हुए उनके हिसाब से जिसको वो फॉलो भी करें, दैट इज नेसेसरी। साथ में रुडोल्फ वॉन आयरिंग जो थे उन्होंने इस कंसेप्ट को भी रिजेक्ट कर दिया कि जो लॉ है वो लैंग्वेज की तरह इवॉल्व होती है। ये स्टेट की ड्यूटी है कि इंडिविजुअल और सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। अभी तक हमने क्या कहा, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आ रहा है, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है और सोशल इंटरेस्ट है। देखो टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट हम एट द एंड ऑफ द वीडियो करेंगे, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। एक व्यक्ति का इंटरेस्ट और सोसाइटी एज अ होल के इंटरेस्ट में जब कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो वो किसकी ड्यूटी बनती है, वो ड्यूटी बनती है रिजॉल्व करने की स्टेट की, चाहे फिर उसके लिए स्टेट को क्वेश्चन यूज क्यों ना करना पड़े। दैट मीन्स कि अपनी पावर के साथ डराकर भी अगर स्टेट उस चीज को कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है तो वो भी जस्टिफाइड है, ऐसा जो है रुडोल्फ वॉन आयरिंग ने कहा। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लिविंग लॉ, इन सारी चीज़ों को ही इन्होंने सोशल यूटिलिटेरियन का नाम दिया। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैक्सिमम गुड विद लेसर फ्रिक्शन टू द सोसाइटी, ये बात करता है आपका सोशल यूटिलिटेरियन, ठीक। और इसी वजह से रुडोल्फ वॉन आयरिंग को हम फादर ऑफ मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। तो फाइनली उन्होंने जो ये चीज़ बोली, लॉ एज अ मीन टू एन एंड, तो यहाँ पर एंड क्या होगा, सोशल कंट्रोल, उनके हिसाब से ये एंड हुआ, राइट। लेकिन इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। अब आप सोच रहे हैं कि क्यों, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसमें कोई बैलेंस ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ सोसाइटी के इंटरेस्ट फेवर करो लेकिन इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट फेवर नहीं करो तो ये तो गलत है ना, किसी एक व्यक्ति के साथ भी गलत होगा, देन इट इज़ रॉन्ग ओनली। सो दैट इज़ वे अनफॉर्चुनेटली रुडोल्फ वॉन आयरिंग की जो ये थ्योरी थी इसको
रिजेक्ट ही किया गया। यूगन एलरिच आयरिंग सपोर्टर थे आपके लिविंग लॉ के, ठीक है, लेकिन एवोल्यूशन जो हुई है ना लिविंग लॉ की, वो हुई है विद द हेल्प ऑफ यूगन एलरिच। बोलते हैं लिविंग लॉ होती है एक्स्ट्रा लीगल कंट्रोल जो कि सोसाइटी को रेगुलेट करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैरिज की, इनहेरिटेंस की, पोजेशन की। अब इस केसेस के अंदर क्या है, एक्स्ट्रा लीगल कंट्रोल है। जैसे मैंने आपको भी डाउरी वाला एग्जाम्पल दिया, एग्जैक्टली दिस कि लॉ आर एनैक्टेड बाय द स्टेट बट पीपल फॉलो रूल्स अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल कंसेंट। मतलब लॉ तो बना दी गई स्टेट के द्वारा, लिविंग लॉ का ये मतलब है लॉ तो बना दी गई स्टेट के द्वारा, लेकिन लोग जो है वो उसको फॉलो ही नहीं करते हैं, अपने म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से वो उसमें चलते हैं। एलरिच इनका सिंपल सा लिविंग लॉ का कंसेप्ट ये था कि लॉ है ना, अगर आप चाहते हो कि कोई लॉ लिविंग लॉ रहे सोसाइटी में, तो उस केस में लॉ बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी, नहीं तो लॉ जो है वो डेड बन जाएगी। लियोन डगेट का कंसेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इन्होंने ये कंसेप्ट उठाया था दुरहिम के वर्क से, डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। कहता है कि सोसाइटी की दो नीड्स होती हैं, देयर आर टू नीड्स इन द सोसाइटी। पहली नीड है कॉमन नीड, यानी कि हर व्यक्ति की एक जैसी नीड्स हैं जिसको म्यूचुअल असिस्टेंस से, एक दूसरे की म्यूचुअल असिस्टेंस से सेटिस्फाई किया जाता है। एक होती है डाइवर्स नीड, यानी कि इंडिविजुअल की खुद की नीड, जो कि सेटिस्फाई किए जाते हैं एक्सचेंज ऑफ सर्विस से। अब सोशल सॉलिडिटी की डॉक्ट्रिन जो है वो डगेट लेकर आए। सॉलिडिटी का मतलब होता है कि मैन जो है वो एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन इन द सोसाइटी। बहुत क्लियर सी चीज है कि इंसान अकेला तो रह नहीं सकता है, तो उसको कोई ना कोई तो साथ में चाहिए, और अगर उसको कोई ना कोई साथ में चाहिए तो इन दैट केस क्या होना चाहिए उसके पास, इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी। तो इनके हिसाब से लॉ इज अ रूल विच मेन ओबे नॉट बाय द वर्च्यू ऑफ हायर प्रिंसिपल्स। ऐसा नहीं है कि लोग लॉ को इसलिए मानते हैं क्योंकि कोई एक व्यक्ति सुपीरियर है, सोवरियन में है, नहीं, बट इसलिए मानते हैं क्योंकि क्या है कि उनको सोसाइटी के अंदर रहना है, इसीलिए वो इस चीज को मानते हैं। इनका ये मानना था कि लॉ किस पे डिपेंड करती है, लॉ डिपेंड करती है म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, ऑफ द सोसाइटी। एंड अल्टीमेट गोल ऑफ लॉ इज टू प्रमोट सोशल सॉलिडिटी, यानी कि इंटरडिपेंडेंस जो है उसको प्रमोट करना ही अल्टीमेट गोल है सोसाइटी का। इस केस में जैसे हमने प्रीवियस स्टोरी में ये किया था कि स्टेट की इंटरवेंशन जरूरी है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को लेकर, लेकिन यहाँ पर डगेट ने ना स्टेट को कंप्लीट इग्नोर ही कर दिया और सिंपल सी स्टेट की कोई भी इंटरवेंशन के बारे में बात ही नहीं की। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रॉस्को पाउंड पर। ये सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जूरिस्ट में से एक हैं। इन्होंने थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग हमें प्रोवाइड करी है, साथ में ये बताया है कि लॉ का क्या है, एक फंक्शनल एस्पेक्ट होता है, और साथ ही साथ जूरल पोस्टुलेट्स के बारे में हमें बताया है। तो जब हम कंट्रीब्यूशन रॉस्को पाउंड के बारे में बात करते हैं तो रॉस्को पाउंड की मेजर 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, जिसको 3 हेड्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लॉ, यानी कि लॉ कैसे सोसाइटी में फंक्शन करती है। तो इनका ये मानना था कि लॉ जो है वो सोसाइटी में फंक्शन करती है जैसे कि वो यूज करती है डेवलप्ड टेक्निक्स को, जो पहले से टेक्निक्स बन चुकी हैं, ठीक है, और जूरिस्प्रूडेंस जो है वो क्या है, सोशल इंजीनियरिंग है। तो ये बोलते हैं कि अल्टीमेट गोल यानी कि एंड ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो वो क्या है कि मैक्सिमम वांट्स हो विद मिनिमम फ्रिक्शन हो। अल्टीमेटली इस चीज को बैलेंस किया कि बैलेंस होना जरूरी है, चाहे वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो चाहे वो सोशल इंटरेस्ट हो। सोशल इंजीनियरिंग क्या है, बेसिकली एक बैलेंस बनाने के लिए है बिटवीन द कंपीटिंग इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी। इन दोनों के इंटरेस्ट के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए है। तो यहाँ पर, और इसको कैसे बैलेंस बनाया जाएगा, अप्लाइड साइंस से, यानी कि जो पहले से चीजें चल रही हैं उन्हीं को यूज करते हुए हम इनके कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को रिजॉल्व करते हैं। जैसे एक इंजीनियर का काम है, वो क्या करता है, वो एक स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है, वैसे ही एक अंडर लॉ सोशल इंजीनियरिंग का क्या काम है कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर सोसाइटी में बनाए जिससे लोगों को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो, और कैसे विद मिनिमम यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज का यूज करते हुए। सोशल मीन्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का इसमें मतलब क्या होगा, इंजीनियरिंग का मतलब होगा कि ऐसी साइंस को यूज करते हैं जो लोग इंजीनियर्स
जिससे क्या हो कि एक फिनिश प्रोडक्ट निकल के आए। और वो किस पे बेस्ड होता है? कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट्स और साथ में उनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर। इसीलिए हमने ये चीज को इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ लिया कि एक तो इंडिविजुअल और साथ में इंजीनियरिंग के लिए क्या है, जो हमारे वकील होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उनका ये काम है, जूरिस्ट है, उनका ये काम है कि वो क्या करें, वो बेसिकली अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक बेटर सोसाइटी के लिए एक बेटर स्ट्रक्चर लेकर आए। कि अगर सोशल इंजीनियरिंग को आपने सपोर्ट करना है तो इसके लिए इंटरेस्ट का जानना बहुत जरूरी है ना। तो इंटरेस्ट के बारे में इन्होंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसमें से सबसे पहली कैटेगरी आपकी आती है प्राइवेट इंटरेस्ट की। अब आप बोलेंगे व्हाट इज प्राइवेट इंटरेस्ट? प्राइवेट इंटरेस्ट मतलब एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से रिलेट करता है, जैसे कि उसकी रेपुटेशन से रिलेटेड हो गया, उसकी फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, उसका सोचने का तरीका, है ना। और इसके लिए लॉज भी बनी हुई हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए, जैसे कि क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, ये सब इसके लिए लॉज हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक रिलेशंस हो गए, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट चिल्ड्रन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हो गया, ये भी प्राइवेट इंटरेस्ट में आएंगे। फिर आ जाते हैं हम पब्लिक इंटरेस्ट पर। पब्लिक इंटरेस्ट कौन से हुए, है ना। इंडिविजुअल तो समझ आ गया, सब कुछ तो इंडिविजुअल में ही कवर होगा, फिर पब्लिक कौन से हुए? तो पब्लिक में सबसे पहला आता है प्रेजर्वेशन ऑफ स्टेट एज सच, इंटरेस्ट इन प्रेजर्वेशन ऑफ स्टेट, मतलब कि सबसे पहले जैसे हमारी स्टेट है उसे एज इट इज प्रिजर्व कौन करता है? ऑब्वियसली दैट इज डन बाय द पब्लिक इंटरेस्ट, जो भी हमारे होते हैं उनके थ्रू। दूसरी चीज है कि स्टेट जो है वो गार्डियन की तरह बिहेव करती है जब सोशल इंटरेस्ट के बारे में बात आती है। सोशल इंटरेस्ट, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सोशल इंटरेस्ट जब हम बात करें तो कैसे इसको कैटेगराइज किया है। सोशल इंटरेस्ट के अंदर आपकी जनरल चीजें आती है प्रेजर्वेशन की, जैसे कि पीस बनाए, शांति बना के रखना, जनरल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो गए, वो सारे सोशल इंटरेस्ट में आ जाएंगे। उसके बाद रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो भी सोशल इंटरेस्ट में आ गई आपकी। इसके अलावा कुछ और जनरल इंटरेस्ट होते हैं रिगार्डिंग मोरालिटी, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड है, गैम्बलिंग हो गया, ड्रंकनेस हो गया, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? आपके सोशल इंटरेस्ट के अंदर आ जाएंगे। और कंजर्वेशन ऑफ सोशल रिसोर्सेज, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना। तो विद इन रॉस्को पाउंड हमारे को पढ़ना है जूरल पॉस्टुलेट। अब जूरल पॉस्टुलेट क्या होता है? ये एक फंडामेंटल एजम्पशन होती है, यानी कि पहले से लोग कुछ एजम्पशंस मान के चलते हैं सोसाइटी के अंदर, है ना। फंडामेंटलिज्म पहले से एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो हमारे जूरल पोस्टुलेट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला पोस्टुलेट जो है वो क्राइम से रिलेट करता है, जूरल पोस्टुलेट। अब क्राइम के हिसाब से क्या, एक हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी में ये मान के चलता है कि जो दूसरा व्यक्ति है ना वो कभी भी मुझे हार्म नहीं करेगा, यानी कि सोसाइटी में जो बाकी लोग हैं वो मुझे हार्म नहीं करेंगे, ठीक है। दैट यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट अदर्स विल कमिट नो इंटेंशनल अग्रेशन अपॉन देम। उनको ये फील है, ये ऐसा मान के चलते हैं लोग कि दूसरे व्यक्ति उनको हार्म नहीं करेंगे। तो ये पहला पोस्टुलेट है, ये ऐसा इनका फंडामेंटल एजम्पशन है, लोगों के अंदर ये चीज पहले से है कि अच्छा मैं सोसाइटी में रह रहा हूं, मुझे कोई क्यों हार्म करेगा, है ना, जब तक मैं कुछ बुरा नहीं करता टाइप्स। तो बट दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट सिविल मैटर्स से रिलेटेड है। अगर सिविल मैटर्स के कंपैरिजन में हम देखें तो उसमें भी ये मान के चला जाता है कि जो भी चीज किसी व्यक्ति ने अपने आप अक्वायर करी है अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, वो उसके ऊपर उसी व्यक्ति का हक है, ऐसा ये मान के चला जाता है। फिर तीसरा पोस्टुलेट बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, यानी कि एक इंडिविजुअल ये मान के चलता है कि व्यक्ति क्या है, जब एक डीलिंग करेगा सोशली, एक दूसरे के साथ डील करता है, तब वहां पर क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपने प्रॉमिस को निभाए और एक गुड फेथ में काम करे। वो भी चीजें उन्होंने अंडरटेकिंग ली है वो उन चीजों को एज इट इज जो है अपनी करेगा, वो मतलब पूरा ये मान के चलता है व्यक्ति कि हाँ ये सामने वाला व्यक्ति मुझसे मिला है, अब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो गुड फेथ में अपना काम करेगा, अपने प्रॉमिस को निभाएगा। दूसरी चीज, वो अपनी जो भी उसने अंडरटेकिंग ली है वो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी एक्सपेक्टेशंस पर करेगा। अगर किसी व्यक्ति से कोई चीज उसकी गुम हो जाती है तो वो उसको वापस भी ला कर देगा। तो मतलब ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो फंडामेंटल थिंकिंग है एक आध व्यक्ति के मन में पहले से ही ये चीज बनाई हुई है। तो ये हमारे जूरल पोस्टुलेट्स हैं। जो लोग किसी ऐसे, मतलब आप समझ रहे हो, कोई ऐसे काम में इंडल्ज होते हैं, ठीक है, और
किसी भी काम को कर रहे हैं तो वो इसको इस तरीके से करेंगे कि दूसरे व्यक्ति का नुकसान ना हो, ड्यू केयर के साथ वो अपना काम करेंगे, है ना, जिसमें कोई भी रिस्क ऑफ इंजरी ना हो। ऐसा लोग मान के चलते हैं कि अपना सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपना काम इस तरीके से करे कि उससे दूसरे व्यक्ति का नुकसान ना हो। 5वां पोस्टुलेट आपका बात करता है कि अगर हम इस चीज को मान के चले कि कोई हार्मलेस चीज है किसी व्यक्ति के पास, तो ये क्या है, वो व्यक्ति उस हार्मलेस चीज को सिक्योर करके रखेगा। ये पूरी की पूरी इंश्योर करेगा कि वो चीज उसकी जगह से एस्केप करके किसी और के उसमें नहीं आ जानी चाहिए। फंडामेंटल अजम्पशन है, राइट। एंड इसको हमने किस में पढ़ा है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में, जो एस्केप ऑफ हार्मफुल और डेंजरस सब्सटेंस वाली चीज है वो वहां पढ़ी है। टोटल 6 जूरिस्ट हमने इसमें पढ़े हैं। इन जूरिस्ट के अंदर हर जूरिस्ट ने क्या बोला, देखो मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला, लॉ मेड अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द प्लेस। लॉ जो है वो कैसे बनेगी, जैसे किसी प्लेस की ज्योग्राफी है, यानी कि जिस जगह के लोग हैं उनके हिसाब से लॉ बनेगी। मॉन्टेस्क्यू ने ये चीज बोली। हर्बर्ट स्पेंसर ने सिंपल सी चीज बोली थी कि लॉ का काम है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी को रिजॉल्व करना। रुडोल्फ आयरिंग ने बोला था लॉ एज अ मीन टू एन एंड। एंड यहां पर एंड क्या है, एंड है सोशल पर्पस। यूगन एलरिच ने कहा था कि रिजॉल्व कौन करता है, ये जो लॉ है वो किसके आसपास रिवॉल्व करती है, लिविंग लॉ के आसपास रिवॉल्व करती है। लियोन डगेट ने कहा था सोशल सॉलिडारिटी। सोशल सॉलिडारिटी का मतलब क्या था, हमने बताया था आपको, इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन वन एंड अदर। एंड रॉस्को पाउंड का मेन चीज थी सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी की फॉर्मेशन करना, ठीक है, जिसमें क्या हो सके, बैलेंस मेंटेन हो सके बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। आई होप मैंने ये सोशियोलॉजिकल स्कूल आपको अच्छे से समझाया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें सही ना बताऊं और आपको कुछ कमी लग रही हो, तो प्लीज़ उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन माई वीडियोज़। थैंक यू।